गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का 7 पार्ट और आशा करते हैं आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और देखते हैं चलिए आगे क्या होता है। उस समय जिस समय जो नाविक है वो अपनी नाव को जब चला रहा होता है उस समय लहरें जब काफ़ी बड़ी ऊंची ऊंची आ रही होती है तो उस समय जो टकराती हैं और टकरा करके वो कितनी मतलब मीटर लंबी जो आ रही होती हैं उसमें क्या करता है, चलिए देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या होता है उस समय। और उसने क्या कहता है वो, तो उसने कहा वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours since the wave hit, but the wave waker would not told together long enough for us to reach Australia. I checked over the chart and calculated that there were no two small islands a few hundreds of kilometers to the east. One of them, the Amsterdam, was a French scientific the base. Our only the hope was to reach these pinnacles in the vast oceans, but unless the wind and the sea abated, so we could hoist the sail, our chance would be slim. Indeed, the great wave had put our auxiliary इंजन आउट ऑफ एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम आपको वर्ड मीनिंग की ओर लेकर चलते हैं। वर्ड मीनिंग का सबसे पहले ज़रूरी है और उसने कहा देखिए प्रिंकल्स इन द वास्ट ओशियंस, इसका मीन होता है टीनी इजलैंड इन द वास्ट ओशियन, यानी विस्तृत महासागर में छोटे द्वीप। और अबेटेड मिस होता है बिकम द लेस इंटेंस, यानी कि शांत हो गया। देखिए वो कहता है अब आगे We had survived for 15 hours, यानी कि लहर को टकराए 15 घंटे बीत चुके थे, सर्वाइव्ड हो गए थे, बीत चुके थे। द वेव, उन लहरों को जो हिट कर रही थी, जो बार बार वो मतलब आ रही थी, वो हिट मार रही थी, वो जो लहरें थी, तो उन वेव को अब वो सर्वाइव्ड हो गई थी, मतलब 15 घंटे हो गए थे उसको बीते हुए। तो बट लेकिन तब जो वेव वॉकर थी वुड नॉट होल्ड टुगेदर अलोंग द एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और इस दौरान हम किसी तरह हम लोग जीवित रह गए। वुड नॉट है उसने यहाँ कहा लॉन्गर, तो उसने कहा कि हम इतनी दूर तक हम जीवित ऐसे रह गए, लेकिन वेव वेकर हमें लंबी दूरी तक ऑस्ट्रेलिया पहुँचाने की हालत में नहीं था। तो वो कहना चाह रहे हैं तो जो वेव वेकर थे तो वुड नॉट होल्ड टुगेदर, इतना लंबा वो होल्ड नहीं कर सकते थे, इतने लंबा नहीं जा सकते थे। वो मना कर रहा है एनफ फॉर अस, हमारे लिए वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचना मतलब ठीक नहीं था। वो चाहता था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी दूर है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आई चेकड अवर द चार्ट, तो मैंने क्या किया, अपने चार्ट जो था मेरे पास, जो मानचित्र था उसमें मैंने चेक किया। चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को जांचना या परखना। तो मैंने उसको जांचा चार्ट को, उस मानचित्र को, एंड कैलकुलेटेड, और उसको गणना भी की। कैलकुलेट का मतलब तो गणना करना हो, तो हमने गणना की। एंड दैट क्या कहता है, दैट देयर वर टू द स्मॉल आइसलैंड, तो वहाँ पर छोटे छोटे से 2 द्वीप हैं। आइसलैंड में से यहाँ पर द्वीप की बात कर रहा है। ए फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर, यानी कि एक 100 किलोमीटर्स में ही ईस्ट के, यानी कि पूर्व में 100 किलोमीटर दूर ही वहाँ पर 2 छोटे छोटे से द्वीप हैं, क्योंकि हमने उस मानचित्र के माध्यम से देखा। तो क्योंकि उस समय हम लोग समुद्र में पानी हमें नज़र आता, तो उस समय हमने वहाँ पर उस तरह उसकी ओर देखा कि हमने लगभग 100 किलोमीटर की ओर वहाँ पर कोई 2 द्वीप हैं। तो उसने कहा वन ऑफ दैम, कि उनमें से एक जो है इसने कहा एम्स्टर्डम वाज द फ्रेंच द साइंटिफिक द बेस, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का एक एम्स्टर्डम एक फ्रेंच वैज्ञानिक था। क्या था, फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था वहाँ पर। एक साइंटिफिक बेस होता है, साइंटिफिक का मतलब होता है हमारा वैज्ञानिक की बात कर रहा है, एक वैज्ञानिक हमारा केंद्र था। और ओनली द होप, केवल अब हमारी एक आशा थी वहाँ पर। उसने कहा और मतलब हमारी ओनली होप, केवल एक आशा थी, टू रीच दिस पिन प्रिंकल्स, तो पिन प्रिंकल्स पर पहुँचने की, इन द वास्ट ओशियन, केवल अब हमारी वहाँ पर एकमात्र उस उम्मीद थी, विशाल उम्मीद थी कि हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो क्या था, हमें वहाँ पर बस केवल पहुँचना है, उसमें केवल यही हमारी एक छोटी सी उम्मीद थी। यही एक हमारा छोटा सा स्थान था जहाँ पर हम जा सकते हैं। इन द वास्ट ओशियन, उस बड़े समुद्र में केवल वही हम छोटी सी हमारी उम्मीद थी कि अब हमें वहीं पर जाना है। तो उसने ये भी कहा कि हमारी एकमात्र उम्मीद विशाल समुद्र में स्थित
यही बहुत छोटे से स्थान से थी, केवल हमें एक छोटा सा स्थान मिल जाए बस वहाँ पर रुकने का, जिससे कि हम थोड़ी घनी देर वहाँ आराम कर सकें। तो इस तरह से वो चाहते थे। तो फिर क्या होता है आगे, बट लेकिन अनलेस द विंड, जो लेकिन उन्होंने फिर भी जो हवा थी उन्होंने ऐसा पीछा नहीं छोड़ना था। तो द सी द अबेटेड सो वी द कुड द होस्ट द सेल, और फिर भी उसने क्या किया, लेकिन हवा की रफ्तार कम और समुद्र के शांत होने की तक, ताकि हम उस पाल पर हम लोग ऊपर जाके उठा सकें। तो वो कहना, होस्ट करना मतलब उठाना द सेल को, तो कि हम अपनी उस नाव को उठा सकें। तो उसने कहा बट अनलेस द, तब तक कि द विंड, जो हवा है, द सी, जो समुद्र है, अबेटेड हो जाए। तो सो इसलिए हम अपनी उस होस्ट को, हम अपनी नाव को, जो सेल है मतलब नाव को, क्या कर सकें, होस्ट कर सकें, मतलब उसे ऊपर की ओर उठा सकें पाल को, ताकि हम अपनी पाल जो है उस पाल को ऊपर की ओर उठा सकें। तो आवर चांस, हमारे मौका मिल जाता। तो कहता है कि आवर चांस, हमारा एक मौका था, वुड बी द स्लिम इंडीड, कि वास्तव में हमारी संभावनाएं भी बहुत कम थी। और उसने ये भी कहा, द ग्रेट वेव, जो बड़ी बड़ी लहरें, पुट अवर द एक्सलरीज इंजन आउट द एक्शन। तो लेकिन बड़ी बड़ी जो लहरें थी, लहरों ने हमारे इंजन को जो वे बेकार कर दिया था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, उस समय बड़ी बड़ी लहरें उस समय आ रही थी वहाँ पर। वो जो लहरें आने के बाद में उसने क्या किया था, उसने हमारा जो इंजन था नाव का, उस इंजन को भी बेकार कर दिया था। देखिए कहा, इंजन आउट ऑफ द एक्शन, जो अब वो काम ना कर सके। तो ये इंजन जो था वो काम करना उसने ऐसा समझो कि बंद कर दिया था। तो हमारे इंजन को ऐसे समझो बेकार कर दिया था, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जब लहरें वो आ रही थी, तो उस कंडीशन में वो ऐसा हमारा इंजन वो हो गया था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो जनवरी की बात है, ऑन जनवरी 4 after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centuries of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not see any the sail on the main mast. The pressures on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hosted the storm jib and headed for where I thought the island were nary the found some the cornet deep and ये बीप की बात करा, beep and cracked the biscuits and we ate our first meal in the almost 2 days. देखिए इसमें क्या था, ऑन जनवरी, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टू कीप पेस विद, इसका मीन्स होता है टू मूव एट द सम स्पीड, उसी गति से चलना। और रिगिंग का मतलब होता है द सिस्टम्स ऑफ द रोप्स सपोर्टिंग अ शिप मास्ट्स एंड कंट्रोलिंग द यार्ड एंड सेल, जहाज के मस्तूल को सहारा देने वाले और पालों को नियंत्रित करने वाली रस्सियाँ जो थी उसकी वो बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। जनवरी, ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर का मतलब होता है मतलब बाद में, 36 आवर्स यानी कि 36 घंटे लगातार, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, 36 घंटे लगातार पंपिंग का मतलब होता है पानी को बाहर करने के बाद, यानी कि 4 जनवरी की वो बात है। 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक वो पानी को बाहर करता रहा, वो जो हमारा पंप था वो पंपिंग करता रहा। तो वी रीच द लास्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ द वाटर, तो अब हम क्या हुए, हमने इसका इस तरह आखिरी कुछ सेंटीमीटर तक ला दिया। उसने कहा था वी रीच, हम पहुंच गए द लास्ट का मतलब अंत में, हम अंत में पूछ गए द फ्यू सेंचुरीज ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की कुछ आखिरी तक हम पहुंच गए, क्योंकि अब हमने पानी को क्या कर दिया था, हमने काफ़ी हद तक उसको ला दिया था, मतलब पानी काफ़ी हद तक वो आ चुका था, क्योंकि लगातार हमारा जो पंपिंग है वो लगातार वो पंप करता रहा, तो इसलिए वो पानी जो था वो हमारा कंट्रोल में आ चुका था। तो नाउ मिस अब वी हैड ओनली टू कीप पेस का मतलब हमने आपको बताया था, तो पेस का मतलब हमारा होता है टू कीप पेस विद का मतलब था उसी गति से चलना। तो हम केवल उसी गति से चल रहे थे, वाटर मतलब पानी में, और द स्टिल कमिंग इन, और आ रहे थे इसमें जब तक। तो वी कुड नॉट सेट एनी द सेल, जब तक कि हमें कोई किसी प्रकार की सेल ना मिल जाए, ऑन द मेन मास्ट, उस मेन में।
तो लगातार हम उसी पानी की अपनी गति को रखे हुए थे और हम चाहते थे कि हमारा मुख्य जो मसूल है कहीं पाल पर नहीं चढ़ सके, तो इस प्रकार हम चाह रहे थे। तो द प्रेशर, उसको प्रेशर की वो बात कर रहा हूँ, मस्तूल और रस्सी की वो बात कर रहा है, जो मस्तूल और पाल को संभालती है उस मस्तूल की वो बात कर रहा है, जो एक रस्सी होती है, पर पड़ने वाले दबाव पेटे के क्षति के हिस्से को आसानी से उखाड़ कर अलग कर देता है। तो उस प्रकार वो कहना चाहते हैं। तो क्या होता है प्रेशर से, तो प्रेशर्स ऑन द rigging would the simply pull the damaged section of the hull apart। तो देखिए उसने यही बात फिर कही दोबारा से कि प्रेशर, जब उसमें प्रेशर आ रहा था तो रिगिंग का मतलब होता है मतलब जहाज के मस्तूल को सहारा देने वाली, पालों को नियंत्रित करने वाली जो रस्सी होती है, तो जो प्रेशर होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। जो मस्तूल की जो एक रस्सी होती है जो बंधी हुई होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, मैंने आपको बताया भी था, एक मस्तूल होता है मतलब इस तरह का ऐसे करके जो मस्तूल टाइप में होती है वो, तो उस प्रकार की जो रस्सी हो जहाज में वो बंधी हुई होती है, तो वो उसको सारा नियंत्रण करती है। तो उस प्रकार वो कहना चाह रहा है कि जो रस्सी जो मस्तूल को पाल को संभालती है और पड़ने वाला दबाव जो पेटे के कारण क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़ कर अलग कर देता है। तो डैमेज का मतलब होता है बिल्कुल खराब कर देना, सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट। तो सो इसलिए वी होस्टेड द स्टॉर्म, तो इसलिए हमने उसको होस्टेड किया। होस्टेड का मतलब होता है वो फहराने में बोलते हैं द स्टॉर्म जिप, यानी कि उसको बात कर रहे हैं कि इसलिए हमने द स्टॉर्म जिप को ऊपर उठाया। तो होस्ट का मतलब तो उठाया, तो सो इसलिए हमने होस्ट का मतलब तो उठाया द स्टॉर्म जिप, हमने इसलिए स्टॉर्म जिप को हमने ऊपर की ओर उठाया। एंड वी सॉ द हेडेड फॉर वेयर, मतलब हेडेड फॉर वेयर का मतलब होता है जब उसने कहा मतलब अपने हेड मतलब होता है सर से ऊपर की ओर, तो हमने ऊपर की ओर उसे उठाया और दिशा में बढ़ने लगे। और जब हमने ऊपर की ओर उसको उठाया फिर हमने क्या किया, तो आई थॉट टू द टू इज़लैंड वर, तो अब हम उसकी ओर चलने लगे, जो दो द्वीप थे अब उसकी ओर हम वहाँ चलने लगे, उसके बारे में हमने सोचा। तो हमने और फिर आगे वो चलते रहे। फिर क्या होता था, मैरी ने पाया सम कॉर्निड बीफ। अब जो था मैरी ने क्या किया, मैरी को कुछ कॉर्डन बीफ यानी कि पकाकर और नमक लगाकर डिब्बे में सुरक्षित रखा गया, उसे बोलते हैं गोमांस। बीफ का मतलब गोमांस की वो बात कर रहा है। एंड द क्रैकर द बिस्कुट्स, और जो क्रैकर से बिस्कुट थे उसमें मैरी ने क्या करा था, उसने पाए थे कुछ कॉर्निड, उसने कुछ कॉर्निड बीफ को रख रखा था, जो पकाकर और नमक लगाकर डिब्बे में सुरक्षित रखा था, इसने जो गोमांस बोलते हैं उसको। आगे क्या है, एंड वी एट, हमने खाए उसको, और द फर्स्ट मील, ये हमारा पहला भोजन था उसका, इन ऑलमोस्ट 2 days, यानी कि लगभग 2 दिनों में हमने पहला भोजन खाया था। वो हम 2 दिन बीत गए थे हमें ऐसे ही, मतलब उससे झेलते हुए, तो लगातार हम 2 दिन उसी से ही हम लोग अपना करते रहे, उससे पानी की जो लहरें हैं उससे झगड़ते रहे, मतलब उससे हम स्ट्रगल करते रहे और बढ़ते रहे आगे, पर फिर भी लगातार क्या होता रहा। फिर देखते हैं आगे। तो उसने कहा बट लेकिन द रेस्पाइट was short lived. At 4 p.m. the black cloud began the building up the behind us within the hour. The wind was back to the 40 knots and the AC were getting higher. The weather continued to ये लिखा है deteriorated the ये लिखा है throughout the night, and by the dawn on January the 5 our situation was again desperate. देखिए respite का मीन्स होता है हमारा a short period of the relief, सब बोलते हैं क्षणिक राहत, यानी कि कुछ पल राहत के। और ये deteriorate मीन्स होता है became progressively worse, यानी कि बिगड़ना, अधिक होना। तो दोनों बातें जो बिगड़ गए थे, अधिक हो गए थे। देखिए उसने कहा बट लेकिन जो रेस्प्यूट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये राहत कुछ ही देर की थी। बट लेकिन द रेस्पाइट का मतलब जो राहत है वाज शॉर्ट लिव्ड, केवल थोड़ी सी देर की राहत थी। एट 4 PM लगभग 4 बजे की बात कर रहा हो, ब्लैक क्लाउड्स यानी कि काले काले बादल, बिगिन का मतलब तो शुरू हो गए थे या आ गए थे, और बिल्डिंग अप यानी कि ऊपर घिर आए थे। बिल्डिंग अप का मतलब होता है ऊपर को जैसे बिल्डिंग होती है, अब द बिहाइंड अस, कि हमारे जो बिहाइंड का मतलब पीछे, तो हमारे पीछे ऐसे समझो
कि वो काले काले बादल वो आ गए थे। विद इन 7 में द आवर, उस आवर में हॉर में द विंड का मतलब तो हवा के साथ, द बैक मतलब वापस आना, वो भी 40 नॉट्स का मतलब होता है हवा की रफ्तार में। हमने क्या किया था, वापस 40 नॉट हो गई थी, मतलब उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें 40 नॉट का मतलब गांठ लगाना, उसमें 40 गांठ लग चुकी थी। एंड द सी, जो समुद्र था, वाज गेटिंग हायर, लेकिन जो समुद्र में क्या था, ऊंची जो लहरें हैं उसकी वो और भी ऊंची हो जा रही थी। लेकिन हमने उसमें फिर भी 40 गांठ हमने उसमें लगा दी थी, पर लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं वो और भी ऊंची होती जा रही थी। द वेदर से कंटिन्यू टू डेट्रोरिएट का मिस होता है बिगड़ना, और हालात जो थे, जो मौसम जो था और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। कंटिन्यू का मतलब लगातार, तो वेदर द कंटिन्यू टू डेट्रोरिएटेड मिस होता है कि लगातार बिगड़ता जा रहा था। अब जब बादल इतने काले काले आ रहे थे तो मौसम अब बिगड़ता जा रहा था। थ्रू द नाइट, और रात्रि में भी। एंड बाई डाउन ऑन द जनवरी 5, यानी कि 5 जनवरी की वो बात कर रहा है, तो 5 जनवरी में क्या होता है, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, अब हमारी जो सिचुएशन थी तो फिर दोबारा से ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी कि 5 जनवरी को सूर्योदय तक की वो बात कर रहा है, हमारी स्थिति दोबारा से फिर निराशाजनक हो गई। तो कहना चाह रहा है कि वास्तव में उस समय भी हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे मानो कि हम बच जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन हमारी होती जा रही थी। तो उस समय बड़ा समुद्र के अंदर फिर दोबारा से लगने लगा कि फिर अब दोबारा से तूफान आने वाला है, और दोबारा से वो बादल इतने मतलब काले काले आ गए थे, जैसे लगने लगा कि बस मानो अब हम बस अब नहीं बच पाएंगे, अब तो हम बस अब के बाद हमारा अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार वो जो राइटर है वो सोच रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।